प्लेटफॉर्म पर जहां हम अपने मूल जो तैयारी है उसके लिए फिर से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि ये जो नया सिलेबस 2024 से आया है, इसमें कुछ ऐसे हिस्से शामिल कर लिए गए हैं जो किसी एक बुक से या किसी एक नोट्स से कवर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग हिस्से बनाए गए हैं जनजातियाँ जो इकोनॉमिक्स है, ये इसके चैलेंजिंग हिस्से बन गए हैं जो कि थोड़े से अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अब क्योंकि हमारे सामने टारगेट है एमपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स परीक्षा और इस एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है वो करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और जनजाति, ये 3 यूनिट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, छठी यूनिट, 9वीं यूनिट और 10वीं यूनिट, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से होगी, जहां हम मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के अलग अलग पिलर्स को पढ़ करके याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग को इस विषय पर, जो कि एकदम नया विषय है, इस पर भी हम अपनी जो समझ है उसको विकसित करने की कोशिश करेंगे। और इसी क्रम में हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बजट की। हम मध्य प्रदेश के बजट को 4-5 क्लासेस में धीरे-धीरे, छोटे-छोटे टुकड़ों में पहले तो उस पर एक समझ विकसित करेंगे और फिर उन आंकड़ों को याद करेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से धीरे-धीरे एक शुरुआत होगी हमारी तैयारी की, जहां हम अपनी समझ को विकसित करके अपनी इस आने वाली प्रीलिम्स परीक्षा के सिलेबस को केवल रटेंगे नहीं, समझेंगे भी और उसके लिए जो मूलभूत तैयारी है, वो भी हम करने वाले हैं। हम मध्य प्रदेश के बजट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप छठी यूनिट के सिलेबस को देखेंगे तो उस सिलेबस में आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो मध्य प्रदेश और भारत की इकोनॉमी को कंपेयर करवाते हैं। लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ऐसी बेसिक चीजों को, ताकि आपकी समझ विकसित हो पाए इन विषयों पर। और इसीलिए आज से हम मध्य प्रदेश का बजट, जैसे मैं अपना मेरा बजट कह रहा हूं, मेरा बजट इसलिए क्योंकि मुझे यही पढ़ना है, मुझे भारत के बजट के बजाय कंपैरेटिवली इस पर ज्यादा फोकस करना है। तो आज से हम जो हमारा बजट है, मध्य प्रदेश का बजट 2025-26, इस पर फोकस करना शुरू करेंगे। हमारा 2025-26 का जो बजट था, जो कि मार्च में आया था, जो कि मार्च 12 तारीख को हमारे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने सदन के समक्ष रखा। पहले इसकी बेसिक सी जो फैक्चुअल छोटी-छोटी सी बातें हैं वो हम रट लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर हम इसके बाद शुरुआत करेंगे अ, उस विषय पर या उस हिस्से पर जो कि हमें समझना है, जिस पर हमें कमांड जनरेट करनी है। ऐसे शब्द जो कि आपको समझ नहीं आते कि राजस्व वृद्धि क्या हो जाती है, राजस्व व्यय क्या हो गया, बजट कितना प्रतिशत वृद्धि कर गया, जीडीपी से बजट का क्या लेना देना है, इन सब विषयों पर हम थोड़ी सी पीछे हटकर, मतलब पहले एक फैक्चुअल नॉलेज ले लें, उसके बाद इन सब विषयों पर एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूंगा मैं आप सबको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझ लें कि हमारा जो बजट है उसे हमारे जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के साथ ही में वित्त मंत्री, ये एक ही हैं। उप मुख्यमंत्री हमारे और वित्त मंत्री दोनों एक ही व्यक्ति को पद दिए हुए हैं। तो वित्त मंत्री हमारे जगदीश देवड़ा जी हैं, जिनने इस बजट को प्रस्तुत किया। तो श्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत किए गए इस बजट की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम बजट 2025-26 कहेंगे। उन्होंने इसे विधानसभा के सामने रखा था। यहां से फैक्चुअल बात क्या हो सकती है? तो फैक्चुअल बातें ये हो सकती है यहां से बहुत आसान सी कि भाई यह जो बजट है ये मध्य प्रदेश का कौन सा बजट है? यहाँ मध्य प्रदेश की विधानसभा में रखा गया 73वां बजट है। कौन सा बजट है?
73वां बजट हमारी विधानसभा में ये रखा गया। क्योंकि मैंने ये जो नोट्स बनाया है ये कलरफुल है, इसके जो पीछे का पेज है उसका भी प्रिंट उस पर दिखाई दे रहा है, तो अगली बार मैं पीडीएफ बनाने में इसका विशेष ध्यान रखूंगा। जगदीश देवड़ा जी द्वारा जो बजट रखा गया ये मध्य प्रदेश का तो 73वां बजट है, लेकिन खुद के द्वारा प्रस्तुत किया गया ये चौथा बजट है। मतलब जगदीश देवड़ा जी ने 2022 में वित्त मंत्री का पद संभाला था और 2022 के बाद 2022-23 से लगातार वो 4 बार इस बजट को रख चुके हैं या 4 बार बजट रख चुके हैं। ये हमारा पहला जो है मूल प्रश्न है कि भैया ये जो चौथी बार प्रस्तुत किया गया है ये एक फैक्ट बन जाता है। चौथी बार प्रस्तुत किया गया बजट है जगदीश देवड़ा जी द्वारा। इसके और अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक बार किसने बजट को प्रस्तुत किया, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। तो आप सबको एक फैक्ट रट लेना है कि हमारे बजट को 10 बार प्रस्तुत किया था बाबूलाल गौर ने। तो बाबूलाल गौर जो है वो भी एक फैक्ट के रूप में आपको याद रखने हैं। तो यहाँ से 4-5 फैक्ट हमारे सामने आए। मैं इन 4-5 फैक्ट्स पर आपको फोकस करा दूं कि बजट जो है वो 12 मार्च 2025 को बजट का नाम क्या होगा, अभी नाम मैं बताऊंगा, लेकिन ये किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है, तो वित्त वर्ष, फाइनेंशियल ईयर मतलब वित्त वर्ष 2025-26 का जो बजट है उसे मध्य प्रदेश की विधानसभा में रखने का काम किया हमारे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री कौन है, जगदीश देवड़ा जी हैं। तो जगदीश देवड़ा जो हैं इन्होंने हमारे बजट को चौथी बार रखा, मतलब खुद ने चौथी बार रखा, लेकिन ये मध्य प्रदेश का 73वां बजट है। कौन सा बजट है? 73rd बजट है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 10 बार बजट रखने का काम एक ही व्यक्ति ने किया है और उनका नाम है बाबूलाल गौर। तो बाबूलाल गौर ने मध्य प्रदेश के बजट को सर्वाधिक बार प्रस्तुत किया। ये 3-4 फैक्ट आपने रट लिए। अब हम इसके डीप में चलने वाले हैं कि 2025-26 का ये जो बजट था, इस बजट को प्रस्तुत किया बाबूलाल गौर जी ने। इसका क्या नाम था, इसके बारे में क्या फैक्ट हमें और याद करने हैं, बहुत ध्यान से शांति से आप सुनिएगा ताकि आपके दिमाग में ये सारे फैक्ट जो हैं वो प्रॉपरली हो पाए, सेट हो जाए। यहाँ लिखा हुआ है उद्देश्य और यहाँ उद्देश्य के बाद लिखा हुआ है पर फोकस। मूलतः किन 4 विषयों पर, किन चीजों पर फोकस रहा? आपको एक शब्द दिख रहा होगा, ज्ञान। ये जो ज्ञान है ये आप याद रख लेना। ये 4 पिलर्स बनेंगे मध्य प्रदेश के। जी फॉर गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता और नारी शक्ति। ये 4 मुख्य बातों पर, मुख्य विषयों पर फोकस करते हुए मध्य प्रदेश का बजट बनाया गया। गरीब कल्याण के तहत कहा गया कि अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति तक हमें लाभ पहुंचाना है। अंत्योदय की अवधारणा को सरकार ने इस बजट में स्वीकार करने का प्रावधान किया। युवाओं के कौशल विकास और रोजगार उन्मुख बजट प्रस्तुत किया गया। अन्नदाता की आय मतलब किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस किया गया और सशक्त नारी के प्रावधान को इस बजट में शामिल किया गया। इस तरीके की ये 4 बातें जो हैं या 4 पिलर्स जो हैं वो हमारे बजट में बनाए गए हैं। इसका जो पीडीएफ होगा वो भी मैं आप सभी को सेंड कर दूंगा, लेकिन हमें मूलतः पहले समझने वाली बातों पर बातें कर लेनी है। हमारा जो बजट है, अब यहाँ से आप शायद प्रॉपर ढंग से देख पाएंगे क्योंकि यहाँ डबलिंग नहीं हुई है। हमारे बजट का जो शुरुआती वाक्य है वो क्या है? मैं एक एक फैक्ट इस बजट का अब आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 2026 का जो एग्जाम हो उसमें हम केवल रटी रटाई सुनी सुनाई बातें लेकर के चले जाएं। हम वो बातें अपनी दिमाग में लेकर के जाएंगे जो कि हमें याद होगी। अब हम इस पूरी ग्रंथों को, ग्रंथ के रूप में जो बड़ी बड़ी किताबें होती है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इनको याद करने वाले हैं। ये यात्रा मेरे साथ आप लोग शुरू कर चुके हैं। इसमें जहां बजट, हमारा जो बजट की पुस्तक होती है, जो सरकारी डॉक्यूमेंट होता है, उसमें पहली लाइन में इस बार लिखा गया था
कौटिल्य की अर्थशास्त्र की किताब से लिया गया एक ध्येय वाक्य या एक शब्द या एक श्लोक जो कहता है, जो प्राप्त ना हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो सका है उसे संरक्षित करना, और जो संरक्षित हो चुका है उसे समानता के आधार पर बांटना। ये सेंटेंस कौटिल्य के अर्थशास्त्र किताब से लिया गया और हमारे बजट के फ्रंट पेज पर छापा गया। बहुत शांति से इस बात को समझना, एक एक बात हम करने वाले हैं। बजट का पहला पन्ना शुरू होता है और वहां एक ध्येय वाक्य लिखा हुआ है, एक सेंटेंस, एक श्लोक लिखा हुआ है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिया गया, और उसका अर्थ जो है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि जो प्राप्त ना हो उसे प्राप्त करना है, जो प्राप्त हो चुका है उसे संरक्षित करना है, और जो संरक्षित हो चुका है उसे समानता के आधार पर हमें बांटना है। इन 5-6 मूल बिंदुओं को मतलब ध्यान में रखते हुए ये बजट की शुरुआत की गई। बजट की पहली लाइन आपके सामने प्रस्तुत की गई थी। अब इसकी जो मूल विशेषताएं वो हम देख लेते हैं। आगामी 5 वर्ष में बजट का आकार 2 गुना करना, ये सबसे पहली विशेषता जो है हमारे बजट की है कि हमें आने वाले 5 वर्षों में अपने बजट का आकार 2 गुना करना है। तो अब आपकी परीक्षा सीधे यहां से प्रश्न पूछती है कि मध्य प्रदेश के बजट का आकार 2 गुना करने का लक्ष्य कितने वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है? तो 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $2 ट्रिलियन की बनाना है, मतलब लगभग 250 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य इस जो बजट है इसमें निर्धारित किया गया। देखो, जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं तो शुरू में वो आमुख वचन होते हैं ना, वैसी ही बातें हमने अभी शुरू की है। अभी हमने बजट के मूल हिस्से की बात नहीं शुरू की, हम बात कर रहे हैं कि लक्ष्य क्या है इस बजट का। तो इस बजट का लक्ष्य 4 पिलर्स थे। ज्ञान, जी फॉर गरीब कल्याण, ऐसे हमने 4 बातें को बताई। फिर उसके अगले पन्ने पर आए, वहां लिखा हुआ था कि भैया जो प्राप्त नहीं हुआ है उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो चुका है उसे संरक्षित करना, और जो संरक्षित हो चुका है उसे समानता के आधार पर बांटना। ऐसे एक कोटेशन लिखा गया था अर्थशास्त्र से। फिर इसका लक्ष्य रखा गया कि 5 वर्ष में हम बजट को 2 गुना कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि भैया इसमें 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 250 लाख करोड़ रुपए या फिर $2 ट्रिलियन की बनाने का लक्ष्य रखा गया। फिर कब प्रस्ताव लाया गया? तो 12 मार्च 2025 को लाया गया। इसका नाम क्या रखा? हमारे इस बजट का नाम था जनता का बजट। क्या रखा गया? जनता का बजट, जनता के लिए। आपने कभी इन सब पॉइंट्स पर फोकस नहीं किया होगा, मैं कराना चाहता हूं। हमारे बजट 2025-26 का नाम क्या था? 2025-26 के बजट का नाम था जनता का बजट, जनता के लिए। याद रखना, जनता का बजट, जनता के लिए। क्योंकि क्यों रखा गया ऐसा नाम? क्योंकि ये जो बजट तैयार किया गया था उसमें जनता के सुझाव भी मांगे गए थे और उन सुझावों को भी उसमें शामिल किया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया जनता का बजट, जनता के लिए। इसे प्रस्तुत कैसे किया गया? तो आपने हमेशा टीवीज में, मूवीज में देखा होगा कि वित्त मंत्री एक फाइल या एक झोला या एक बजट नाम का वो चमड़े का थैला लेकर आते हैं और उसके माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि एक मोबाइल एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन बनाया गया और उसके माध्यम से अब कागज का काम जीरो करने की कोशिश की जा रही है। जीरो, हम कागज पे चले जाएं, और एक एप्लीकेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया माई गवर्नमेंट डायरी ऐप। क्या नाम रखा गया? एक एप्लीकेशन बना दिया इसके लिए जिसका नाम रखा माई गवर्नमेंट डायरी ऐप, और इसी के माध्यम से इस बजट को प्रस्तुत किया गया। बहुत काम की बातें बता रहा हूं, समझो कि हर बार जैसे होता था कि बजट की फोटोकॉपियां करा करके विधानसभा के हर एक मेंबर की टेबल पर रखी जाती थी, वैसा इस बार नहीं किया गया। तो क्या किया गया? इस बार किया गया कि एक एप्लीकेशन बनाया गया माई गवर्नमेंट डायरी ऐप, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे सभी बच्चों को, मतलब जो सदस्य थे उन सदस्यों को या जितने भी मध्य प्रदेश के मेंबर इसे पढ़ना चाहते हैं उनको ये बजट प्रोवाइड किया गया। एक वेबसाइट बनाई गई जिसपे इसको डाल दिया गया www.finance.mp.gov.in। ये भी हमें याद रखनी है, ये वित्त मंत्रालय की वेबसाइट है। किसकी?
वित्त मंत्रालय की वेबसाइट है, ये याद रख लेना। और साथ में एक क्यूआर कोड भी दिया गया जिसके माध्यम से सब आप लोग या हर कोई व्यक्ति इस बजट को पढ़ सकता है। तो मैं भी इस क्लास में लास्ट में वो क्यूआर कोड बता दूंगा। बजट को सरल भाषा में पहुंचाने हेतु दो पुस्तकें प्रकाशित की गई कि आम जनता भी अब इस बजट को पढ़ सके। वो दो पुस्तकों के नाम है, एक मेरा बजट, याद रखना, और दूसरा योजनाओं का विभागवार संकलन। ये दो शब्द आप याद रखेंगे। लोगों, आम जनता तक बजट को अच्छे से पहुंचाने के लिए मेरा बजट और योजनाओं का विभाजन नाम से संकलन करके उनको प्रकाशित किया गया ताकि आम जनता इस बजट को प्रस्तुत कर सके। आपने इस पॉइंट को, इस जो चैप्टर्स के फैक्चुअल पॉइंट्स हैं उनको समझ लिया। अब हम धीरे धीरे बजट की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन और थोड़े से फैक्ट्स कवर कर लें। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारे दिमाग में सेट हो कि पहले तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमारे माइंड में सेट हो जाने चाहिए। मैं बजट की डीपनेस तक लेकर चलूंगा, हर एक बात सिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन शुरुआत कर दी हमने फैक्चुअल डाटा से। अब हम आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बजट का आकार क्या है। तो वो जो बजट का आकार क्या है समझना। बजट का आकार बजट का आकार क्या है? आकार क्या होता है भैया? आकार माने साइज। तो बजट का आकार जो है वो उसकी विनियोग राशि, कुल विनियोग राशि के आधार पर निर्धारित होता है। तो हमारे बजट में जो कुल विनियोग राशि थी, उसका मतलब है कि बजट की टोटल वैल्यू क्या हुई, बजट का टोटल आकार क्या हुआ, वो आपको रट करके रखना है कि हमारे बजट की जो टोटल वैल्यू है वो 421,032 क्या लिखना है? 421,032 करोड़ रुपए है। मतलब हमारे मध्य प्रदेश का बजट कितना है? 421 लाख करोड़ रुपए। या तो ऐसे याद रख लो, ये 421,032 करोड़ रुपए ये मध्य प्रदेश का बजट है। भाई इतनी सिंपल सी बात तो आप रट ही सकते हो, याद कर ही सकते हो। तो मध्य प्रदेश का 2025-26 का जो बजट है वो कितना है? 421,032 रट करके रख लो। अब धीरे धीरे रटने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। मैं अपने बजट में धीरे धीरे एंट्री मारने वाला हूं, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और फिर आंकड़ों के साथ प्रस्तुतिकरण। अब ये जो हमारा बजट है इसका अगर हम पिछले 3 सालों के साथ कंपैरिजन करें, पिछले 3 सालों के साथ हम तुलना करें, तो हमारा 2023-24 का जो बजट था, कौन से साल का बजट? 2023-24 का जो बजट है वो था 3.14 लाख करोड़ रुपए। कितना? 3.14 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद अगले साल पे आते हैं, 2024-25 पे आ जाते हैं। ये 2023-24 है, ये 2024-25 है। 24-25 माने पिछला साल। पिछले साल हमारा बजट था 3,65,हजार करोड़ रुपए, ये हमारा बजट था। फिर वर्तमान मतलब इस साल का जो बजट है, हम जिस साल की बात कर रहे हैं, हमारे एग्जाम में जो आएगा 2025-26 का बजट है और उसका वैल्यू है 4.21 लाख करोड़ रुपए। अब आपने ये रट करके रख लेना है पिछले 3 सालों के बजट को। पहले 3,14, फिर 3.65 और फिर 4.21, ये हमारे 3 साल के बजट है। पिछले साल की तुलना में अगर वृद्धि देखी जाए तो पिछले साल ये जो 3.6 लाख करोड़ रुपए का बजट था, इस साल 2.41 लाख करोड़ रुपए का बजट है। इन दोनों में 15% वृद्धि है कि इससे ये इतना बड़ा हो गया, 15% बढ़ गया हमारा बजट। ये आपको रट करके रखना है। अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खैर एक एक बातें धीरे धीरे ऑटोमेटिक याद हो जाने वाली है। इस बजट की मूलतः विशेषताएं क्या है? तो इस बजट की मूलतः विशेषता है कि शून्य आधारित बजट है। हमारा मध्य प्रदेश ने पहली बार शून्य आधारित बजट रखा। अपने जीवन काल में पहली बार शून्य आधारित बजट जो है वो मध्य प्रदेश की
विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। ये मध्य प्रदेश का पहला शून्य आधारित बजट है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि शून्य आधारित बजट क्या होता है? भाई शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है कि पिछले सारे खर्चों को हम जीरो मान लें। इस बार जो भी पैसा देना हो उसे जीरो के आधार पर, ये ना माने कि पिछले साल 10,000 करोड़ दिए थे तो अब इस बार 11 बढ़ा करके दे दो, नहीं। आप पिछले बार के अनुमानों को जीरो कर दो और यूं पूछो कि आपको इस बार कितनी जरूरत है। देखो हमेशा बजट कैसे जारी होता है कि पूछ लिया कि भैया पिछली बार कितना पैसा लगा था, तो बोला 10,000 करोड़। तो एक काम करो, अब इस बार कितना लगेगा अनुमान बताओ, तो बोले थोड़ा बढ़ा के दे दो 11,000 करोड़। तो अब इस बार सरकार कह रही है कि क्यों 11 क्यों दे दो, उससे पूछो ना कि 11 का करोगे क्या। वो जब बताएगा कि 11 का क्या करो, पिछले रिकॉर्ड जीरो, इस बार आप बताओ कि आपको कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए, तो उस आधार पर जो पैसे दिए जाएंगे वो होगा शून्य आधारित बजट। पिछले अनुमानों को शून्य करते हुए केवल इस बार की आवश्यकताओं के लिए पैसा देना ही शून्य आधारित बजट है। इस बार डेटा एनालिटिक्स का भी प्रयोग किया गया है हमारे बजट को तैयार करने में। एक ये खास बात आप याद रखेंगे, इस बार हमारे बजट को तैयार करने में SNA स्पर्श, SNA ये शब्द याद रखना, की प्रणाली लागू की गई है। ये क्या होते हैं SNA स्पर्श, ये शब्द है क्या? ये SNA स्पर्श ये क्या प्रणाली है भैया, ये क्या चीज लिया है सर आप? देखो हमारी सरकार जो पैसा अकाउंट से निकालती है, अकाउंट्स को हम कहते हैं निधि, निधि क्या कहते हैं, निधि। तो निधियों से जो पैसा निकाला जाएगा उसके रियल टाइम ट्रैकिंग करने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है SNA स्पर्श। इसलिए इस बार SNA स्पर्श प्रणाली को लागू किया गया। छोटी छोटी विशेषताएं लेकिन बहुत काम की है। इस बजट में ना कोई नया कर लगाया गया है और ना ही पुराने करों में वृद्धि की गई। तो ना तो कर लगाया गया और ना ही वृद्धि की गई, वृद्धि भी नहीं की गई और कर भी नहीं लगाया गया। तो कर भी नहीं लगाया और ना ही वृद्धि की, याद रख लेना। इस बार एक विशेष काम किया गया है कि जो पेंशन योजना है उसके लिए एक समिति बनाने का प्रावधान इस बजट में किया गया। ये 3, 4, 5, 6 पॉइंट जो हैं वो रट करके रख लो, ताकि आपको अगली परीक्षा जब कुछ तो भी पूछ ले तो आप कुछ तो भी आंसर करने की स्थिति में हो कि हमें सब याद है, तो पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। इस प्रकार हमारे सामने एक बजट आ गया। अब हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि बजट जो है ये होता क्या है। भाई बेसिक फंडा तो आप समझना पड़ेगा कि बजट होता क्या है। तो बजट क्या होता है भैया, बहुत बेसिक सी बात है कि बजट जो है वो एक क्या होता है, वित्तीय योजना होती है। बजट क्या होती है, एक वित्तीय योजना होती है। बजट क्या होती है, एक वित्तीय योजना। अब मैं यहाँ से छोटे बच्चे समझ करके आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ, है ना। अगर आपको ये याद हो तो आप मान लेना कि ठीक है सर हमें याद था। हमें कहना है कि बजट क्या होता है, बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, तो बजट का अर्थ होता है ये बजट क्या होता है कुल मिलाकर, ऐसा अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो आंसर होगा कि यह वह बताता है कि इस साल हमें कि पैसा हमारा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, आ रहा है या आएगा, और हमारा पैसा कहां पर, और उस पैसे को और उसे कैसे, यार कहां, कैसे और कहां पर खर्च किया जाएगा, कहां पर खर्च किया जाएगा, ये बताने वाला जो दस्तावेज होता है उसे हम कहते हैं बजट। भाई बजट की सिंपल सी परिभाषा बताओ अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि पैसों के प्लान को कहते हैं बजट। क्या कहते हैं, पैसे का प्लान। पैसे का एक प्लान होता है, पैसों की प्लानिंग या पैसों का दस्तावेज होता है, पैसों का प्लान होता है, ये प्लान होता है जो ये बताता है कि इस साल हमें कितने पैसे आएंगे और कितने पैसे खर्च होंगे। बहुत शांति से समझना।
ऐसा कोई कागज जो ये बताए कि इस साल आपको कितने पैसे मिलेंगे और कितने पैसे कहाँ खर्च करने हैं, वो कागज को हम कहते हैं पैसों का प्लान या बजट। अब ये जो कागज है, ये बहुत शांति से समझने वाला चैप्टर शुरू हो रहा है यहाँ से। पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आ रहा है, या पैसा कैसे आएगा, कितना कहाँ से आएगा, इस बात को, और साथ में पैसा कैसा और कहाँ खर्च होगा, इस बात को बताता है हमारा बजट। तो बजट जो हमारा पिछले साल का था, जैसे कि इस साल 2024-25 में हमारा बजट था 3.65 लाख करोड़ रुपए का, है ना, ये हमारा पिछले साल का था। उस वाले बजट में हमने 15% वृद्धि कर दी। इस बार हमारा बजट जो है वो 4.21 करोड़ रुपए का बना। ये बजट जो, या पैसा जो है, वो इस बार हमारे बजट की राशि है कि हमें इतना पैसा इस बार मिलेगा और हम इसे खर्च करेंगे। अब ये जो पिछला वाला पैसा था, पिछले साल से 56,000 करोड़ रुपए जो है वो ज्यादा है, मतलब 15% वृद्धि हुई और 56,000 करोड़ रुपए ज्यादा हमारे सरकार को इस बार खर्च करने के लिए मिलेंगे। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन खूब काम में आने वाली है ये। इतना समझ गए कि बजट होता क्या है। क्या आपको ये समझ में आ गया कि बजट क्या होता है? बजट एक कागज होता है जो ये बताता है कि पैसा कहाँ से कितना आएगा और कहाँ खर्च होगा। दो हाथ है, आएगा और खर्च होगा, आएगा और खर्च होगा, इसे बताने वाले कागज को कहते हैं बजट। यहां से हमने एक बात रट ली, समझ ली। अब हम अगली स्टेप पे चलते हैं कि मध्य प्रदेश का ये जो बजट है, इस बजट में हमें विनियोग राशि कितनी मिली है। विनियोग राशि को अंग्रेजी में कहते हैं एप्रोप्रिएशन अमाउंट या विनियोग राशि। विनियोग को विनियोग क्यों कहते हैं, या विनियोग राशि को इतना कठिन शब्द क्यों ढूंढा गया, सरल शब्द में क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया? भाई हमारे संविधान में एक प्रस्ताव होता है विनियोग, जिसका मतलब होता है कि विधानसभा में वो प्रस्ताव, विधानसभा में लाया जाने वाला वो प्रस्ताव जिससे कोई पैसा पास किया जाता है, स्वीकृति दी जाती है। तो स्वीकृति देने वाले प्रस्ताव को विनियोग कहते हैं, इसलिए विनियोग शब्द है। तो हमारे बजट का आकार हो गया 421,032 करोड़ रुपए। उसमें पैसा आएगा जो होगा उसे हम आई कह देते हैं। हमारे संविधान की भाषा में उसे आई कह सकते हैं, आम भाषा में उसे आय और व्यय कह सकते हैं, लेकिन हमारे इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के नाम से जाना जाएगा। टोटल रिसिप्ट्स और टोटल एक्सपेंडिचर क्या नाम से जाना जाएगा? कुल प्राप्तियां। अब देखो ध्यान से सुन लेना है ना, हमारा जो बजट है वो बजट में दो बातें होती हैं। एक आय मतलब इनकम, आय माने इनकम, और दूसरा व्यय, व्यय माने खर्च, खर्च माने एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। ये हमारे बजट में होता है। लेकिन आय को हमारा बजट आय कभी नहीं लिखता। हमारे बजट में आय के स्थान पर लिखा रहता है कुल प्राप्तियां। क्या लिखा रहता है? कुल प्राप्तियां। कुल प्राप्तियों को इंग्लिश में कहते हैं हम टोटल रिसिप्ट्स। क्या कहते हैं? टोटल रिसिप्ट्स। तो टोटल रिसिप्ट्स हमारे पास होती हैं, और एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं कुल व्यय। क्या कहते हैं? कुल व्यय। कुल व्यय को हम कह देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। ये हमारे इस इकोनॉमी की दो टर्मिनोलॉजी होती है। तो अब हम समझे कि हमारे बजट में टोटल इनकम कितनी दिखाई गई है। हमारे बजट में टोटल इनकम दिखाई गई है 375, और खर्च कितना दिखाया गया है? ये भी 375 दिखाया गया है। अब ये मत सोच लेना हमेशा ऐसा होता है, कम ज्यादा होता है हमेशा। कुल प्राप्तियां जो है वो टोटल रिसिप्ट जो हमें दिखाई गई है वो 375 बताई गई है। कितनी है? 375, 340। ये जो पिछले साल की तुलना में 14% वृद्धि करती है, ये आपको याद रखना है। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं।
अगला पॉइंट जो है वो ये है कि 375 हो गया, उसके बाद खर्च कितना बताया गया, तो खर्च भी हमने 375 ही बताया है, उसमें भी 15% की वृद्धि हुई है। देखो यहाँ इनकम में हुई 14% की वृद्धि और खर्चे में हुई 15% की वृद्धि, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। खर्चे में हमने 15% की वृद्धि की, इनकम में हमारी 14% की वृद्धि हुई। अब जो बजट को सच में समझना चाहते हैं उनके लिए यहां से क्लास शुरू होगी कि बजट में जो एक्चुअल शब्दावलियां होती हैं, कुल पैसा प्राप्त होता है उसे इनकम ना कहते हो कुल प्राप्ति कहा जाएगा। वो जो कुल प्राप्ति है वो दो जगह से होती है आपको, एक होती है राजस्व प्राप्ति और एक होती है पूंजीगत प्राप्ति। इन दोनों शब्दों को खूब अच्छे से समझना पड़ेगा। पहला शब्द जो पैसा आता है उसे हम दो तरीके से हमारे पास लेते हैं, पहला राजस्व प्राप्ति और दूसरा पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति को हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स और पूंजीगत प्राप्ति को हम कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। अब जो राजस्व प्राप्ति है ये कौन सा पैसा होता है, वो पैसा जो सरकार को रोज आना है, हर बार आना है, हर बार उनको इनकम के रूप में वो पैसा आएगा। वहां आय जो सरकार को नियमित रूप से मिलती रहती है, हमेशा मिलती रहती है, बार बार मिलती है, उसे हम कहते हैं या उसे हम लेते हैं राजस्व प्राप्ति में। दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, वो पैसा जो सरकार को एक ही बार मिलना है, उसके बाद में नहीं मिलेगा। मान लो कि सरकार के पास एक जमीन है, सरकार उस जमीन को बेच देती है, तो सरकार जब उस जमीन को बेच देती है तो उससे जो सरकार को इनकम होगी वो कैपिटल रिसिप्ट्स में काउंट होती है। जबकि सरकार के पास एक दूसरी जमीन है जिसे उसने किराए पर दे रखा है, तो वो किराया हर महीने प्राप्त होगा। तो ऐसी प्राप्तियां जो कि सरकार को हर बार प्राप्त होती हैं वो राजस्व प्राप्ति कहलाती हैं, और जो केवल एक बार प्राप्त होने के बाद खत्म हो जाती है वो पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। इसमें राजस्व प्राप्ति में हमारे टैक्स आते हैं, कितने क्या आते हैं, टैक्स से प्राप्त, फिर नॉन टैक्स से भी प्राप्त होता है। जैसे कोर्ट किसी व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दे, अब वो पैसा जाएगा कहाँ, वो सरकार के अकाउंट में जाएगा ना। जुर्माने से आने वाला, ब्याज से आने वाला, मान लो कि हमारे सरकार के पास एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम बीएनपी है, बैंक नोट प्रेस। खैर ये केंद्र सरकार की है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए फटाफट समझ में आ जाए। अब उससे सरकार को कुछ इनकम होती होगी ना, तो उस, या फिर मान लो एल्केलाइड फैक्ट्री हमारी है नीमच वाली, तो एल्केलाइड फैक्ट्री कुछ तो बनाती होगी, उससे जो सरकार को फायदा होगा वो लाभांश कहलाएगा। वो लाभांश या सरकारी लाभांश जो है वो राजस्व प्राप्ति में शामिल होगा। बहुत शांति से समझना है। सरकार के पास जो बजट होता है उसमें दो अलग अलग हिस्से होते हैं, एक प्राप्तियां और एक खर्चे। कुल प्राप्ति कहलाती है ये, और कुल व्यय कहलाता है खर्चा, है ना। ये जो कुल प्राप्तियां हैं ये दो पार्ट में होती हैं, जिसमें से पहला होता है राजस्व प्राप्ति, क्या कहलाता है, राजस्व प्राप्ति, और दूसरा कहलाता है पूंजीगत प्राप्ति। क्या कहलाएगा, पूंजीगत प्राप्ति। ये राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है, ध्यान से समझ लो। ऐसा पैसा जो सरकार को हर महीने मिलना है, हर महीने या हर बार मिलना है, वो सब राजस्व प्राप्ति में होगा। और जो केवल एक बार मिलना है फिर बाद में नहीं मिलेगा, वो सब पूंजीगत प्राप्ति में होगा। तो राजस्व प्राप्ति में उसके टैक्स आते हैं, फिर दूसरे नंबर पर उसको जो ब्याज मिलना है कहीं से वो आता है, फिर उसको जो लाभांश मिलना है वो आता है। ऐसा सारा पैसा जो कि उसे हर महीने मिलता है वो सब राजस्व प्राप्ति के नाम से हमारे बजट में लिख करके प्रस्तुत किया जाता है। फिर दूसरी वाली बात, ऐसा पैसा जो कि उसे एक ही बार मिलना है पूंजीगत प्राप्ति कहलाता है। एक बार मिला और फिर नहीं मिला, तो एक बार मिलना माने कि हमने एक जमीन बेच दी, हमने किसी को पैसा उधार दिया हुआ था, उस उधारी का पूरा पैसा आ गया, तो वो उधारी का जो पैसा आया वो हमने किसी को दे रखा था, अब वो पैसा हमें मिल गया वो। या फिर इसी के जैसा एक
और पॉइंट हो सकता है विनिवेश, है ना, और तीसरा पॉइंट हो सकता है कर्जा। देखो, अगर हमारी सरकार किसी से कर्जा लेकर के पैसा लाती है तो कर्जा लेकर के जो बोरोविंग करके जो पैसा होगा वो पैसा कहलाएगा पूंजीगत प्राप्ति में। हमारी सरकार कुछ बेचती है तो उसे हम विनिवेश कहते हैं, विनिवेश। ये विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट जो है, इससे सरकार को एक ही बार पैसा मिलेगा, बार बार थोड़ी मिलेगा। और तीसरा हो सकता है कि हमने किसी को कुछ उधार दे रखा हो और उसने हमें वापस कर दिया हो, तो वो पैसा, ये सारा पैसा हमारे बजट में पूंजीगत प्राप्ति के नाम से लिखा रहता है। क्या आप सब लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हो गया कि हमारे बजट में दो खाते होते हैं, एक कुल प्राप्ति और कुल खर्चा। कुल प्राप्ति के दो हिस्से होते हैं, एक राजस्व प्राप्ति और एक पूंजीगत प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति में वे सारे पैसे लिखे जाते हैं जो रोज रोज हर महीने सरकार को मिलते हैं, बार बार मिलते हैं। पूंजीगत प्राप्ति में केवल वो पैसे मिलते हैं, लिखे जाते हैं जो सरकार को केवल एक बार मिलने हैं। बहुत क्रिस्टल क्लियर हो ये बातें। ये दोनों अगर बातें आपको समझ में आ गई होगी तो अब नेक्स्ट पॉइंट कि हम समझें कि कुल व्यय भी इसी तरीके से होता है क्या। हाँ, कुल व्यय को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है राजस्व व्यय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। अब ध्यान से समझना, यहां से जिसने भी समझ लिया कहानी को वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ चुका होगा। तो हमारे जो प्राप्त होता है उसे भी हम राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में लेते हैं, और जो खर्च होता है उसे भी हम राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के रूप में लेते हैं। ये दोनों हमारे हिस्से होते हैं। अब राजस्व व्यय क्या होता है? खर्चा। राजस्व व्यय है ना, राजस्व माने रेवेन्यू और व्यय माने एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? शांति से इस पॉइंट को अपने दिमाग में सेट करें कि हमारे बजट में जो टोटल पैसा हमें प्राप्त होता है उसे कुल व्यय कहते हैं। भारत मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बार टोटल 3,75,377 रुपए खर्च किए, जिसे हम टोटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, जो पिछले साल से 15% ज्यादा है। राजस्व व्यय मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और फिर हम दूसरा पढ़ेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो खर्च सरकार देश को चलाने, राज्य को चलाने या अपने दैनिक खर्चों को चलाने के लिए करती है, वो सारा पैसा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से खर्च होता है। बहुत शांति से समझना, मैंने रोटी खा ली, मैंने कुछ ऐसी चीज कर ली जिससे मैं केवल अपने दिन भर के कामों को चला रहा हूं, तो वो पैसा जो मुझे खर्च करना है, जैसे हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने पुलिस पर जो पैसा खर्च किया, हमारे सरकारी कर्मचारियों को जो सैलरी बांट दी, हमारे जो पेट्रोल डीजल या जो केरोसिन या गैस की टंकी इन सब पर सब्सिडी दे दी, लोगों को फ्री में खाना बांट दिया, इन सब तरीके का ऐसा खर्च जो सरकार अपने देश को चलाने के लिए खर्च करती है, वो सब राजस्व व्यय कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। समझ लेना, इसमें मोटी मोटी बातें, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, ऋण का हमने जो उधार ले रखा था उसका ब्याज, पेंशन जो हम बूढ़े बाड़ों को देते हैं, सब्सिडी, और हमारी जो पुलिस के रख रखाव में जो सैलरी वैलरी और ये सब दी जाती है, ये सारे खर्चे हमारे राजस्व व्यय में गिने जाते हैं। दूसरा वाला खर्चा पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय माने कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार जब भी कुछ नया बनाती है, भले ही से छोटी चीज हो और बड़े से बड़ी चीज हो, तो वह खर्चा जो सरकार नया कुछ बनाने में अर्थात कुछ असेट्स को जन्म देने में करती है, वे सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जाने जाते हैं। सरकार की देनदारियों को कम भी करना हो, हमने किसी से उधार लेकर रखा हो, तो उसका जो मूलधन दिया जाएगा वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। ब्याज कहाँ काउंट होता है? यहाँ। और मूलधन कहाँ काउंट होता है? यहाँ। ये खर्च एक बार करने होते हैं, लेकिन सरकार को इनसे बहुत साल तक फायदा होता है। जैसे
हमारी सरकार ने एक सड़क बना दी, तो सड़क बनाने में जो खर्चा हुआ उसे हम पूंजीगत व्यय माने कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। एक पुल बनाने में, रेलवे बी की पटरी बिछाने में, स्कूल बनाने में, बांध बनाने में, रक्षा के हथियार जुटाने में, पुलिस की जो गाड़ियां हैं, क्योंकि गाड़ी खरीद ली तो 10 साल तक चलेगी ना, तो ऐसा खर्च जो एक बार करने पर 5-10 बार या 5-10 साल तक वो बार बार हमें लाभ दे, वो खर्च को हम कहते हैं पूंजीगत खर्चा। बहुत क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होने चाहिए। फिर से एक बार बताता हूं, बजट हमने पढ़ना शुरू किया, एक तरफ हम इनकम की बात करेंगे, दूसरी तरफ हम खर्चे की बात करेंगे। इनकम जो होगी उसे दो भागों में बांटा जाता है, कुल, इसे हम कह देते कुल आय, कुल प्राप्तियां कहते हैं। और इस कुल प्राप्ति को हम कहते हैं, दो भागों में लेते हैं, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्ति में वे पैसा आता है जो हमें रोज प्राप्त होता है। रोज प्राप्त मतलब बार बार प्राप्त होने वाले पैसे को, बार बार प्राप्त होने वाला पैसा हमारा राजस्व प्राप्ति होता है। जबकि केवल एक बार प्राप्त होने वाले पैसे को हम पूंजीगत प्राप्ति में लेते हैं। फिर खर्च पे आते हैं, तो खर्च में हम क्या करते हैं, खर्च में हमारा जो पैसा होता है, खर्च में हमें जो पैसा खर्च करना होता है उसे भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। क्या कहलाता है, पूंजीगत व्यय कहलाता है। राजस्व व्यय में वो खर्चे होते हैं जो हमें दैनिक कार्यों को चलाने में खर्च होते हैं, दैनिक कामकाज को करने में हमें जो खर्च करना है वो सब पैसे राजस्व व्यय के नाम से खर्च किए जाते हैं। जबकि कुछ नया बनाने में या एक बार खर्च करो और 10 बार लाभ मिले, 10 बार 50 बार लाभ मिले, उस पैसे को हम कहते हैं पूंजीगत व्यय। जैसे सड़क बनाना, जैसे पुल बनाना, बांध बनाना, ये सारा हमारा राजस्व पूंजीगत व्यय कहलाता है। ये अगर आपने बेसिक खांचा मतलब जो ढांचा है उसे अपने दिमाग में सेट कर लिया तो बहुत सारी बातें आपको पढ़ना आसान हो जाएगी। अब मैं कल इन्हीं चीजों को आंकड़ों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि मध्य प्रदेश में टोटल बजट कितना, उसमें इनकम कितनी हो रही है, खर्चा कितना हो रहा है, पूंजीगत प्राप्ति कितनी है, राजस्व प्राप्ति कितनी है, पूंजीगत खर्चा कितना है, राजस्व खर्चा कितना है। इतना आप सेट कर लो, अगली क्लास में इसके बाद की बात समझ में आएगी। फर्स्ट जो क्लास थी जिसमें आज हमने बजट का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा वो हमने कंप्लीट किया, और साथ में बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक जो शब्दावली है उनको समझने की कोशिश की। कुछ फैक्ट हमने इस क्लास में पढ़े, समझे, सीखे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे और पूरा बजट आपके सामने खोल कर रखूंगा, एक एक पन्ना, एक एक शब्द। चलिए विदा लेता हूं अब। सबको जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।